नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौते की। सांप्रदायिक पंचाट जो रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को लाया गया और पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इससे पहले की परिस्थितियों के बारे में हम थोड़ा जान लें, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया और इसीलिए यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल होने के पश्चात लॉर्ड इरविन के ऊपर इस बात का भारी दबाव था कि वो गांधी जी से बात करें और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए राजी करें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात को स्वीकार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी लंदन पहुंचते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि जो है वो भी वहां पर पहुंचते हैं। राजे रजवाड़े, अन्य रियासतों के प्रतिनिधि ये भी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अलग अलग मुद्दों पर जब बात उठती है तो सारे क्षेत्रीय दल जो है वो अपने अपने क्षेत्रीय हित जो है वो सामने रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के ऊपर बात करते हैं, जहां महात्मा गांधी इस बात का विरोध करते हैं और अलग अलग दलों के द्वारा अपने अलग अलग मुद्दे रखे जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं और इस तरह से जब अलग अलग मांगे उठती हैं, अलग अलग मांगे रखी जाती हैं और वहां पर जब इन मांगों पर किसी तरह का कंसेंसस, किसी तरह का एक मत जब नहीं बन पाता तो रैमजे मैकडॉनल्ड ये कहते हैं कि भाई, चूंकि आप लोगों को इतना समय दिया गया और आप लोगों ने किसी भी एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बना पाए आप, इसीलिए आप लोगों की मांगों के विश्लेषण के आधार पर जो प्रस्ताव मैं तैयार कर रहा हूं, इस प्रस्ताव के ऊपर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। और मजबूरी बस महात्मा गांधी जी को भी जो है वो इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने पड़े। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी लौट कर आते हैं, भारत लौट कर आते हैं और भारत लौटकर आने के पश्चात वो कहते हैं कि मैं वापस लौटा हूं, लेकिन मैंने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। और इस तरह से वहां भारत आने के पश्चात उन्होंने एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात जो है वो कही और फिर से एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी के साथ ही अन्य कई सारे बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही साथ जो है वो अंग्रेजों का एक दमन चक्र जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए प्रारंभ हो जाता है। और इस तरह से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो उसको कुचलने का एक दौर जब शुरू होता है, धीरे धीरे करके जो है कई सारे नेताओं को चूंकि गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनका दमन चक्र जो है काफी बढ़ता है। आगे चलकर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में जो है इसे वापस ले लिया जाता है। खैर, ये तो बात हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां पर जो है प्रारंभ हुआ था। उसी बीच सन 1932 में ही एक बहुत सुनहरा अवसर जो है रैमजे मैकडॉनल्ड ने देखा, क्योंकि रैमजे मैकडॉनल्ड भी फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही काम कर रहे थे। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसी तरह का कोई कंसेंसस, किसी तरह का कोई एक मत भारतीय नेताओं के बीच नहीं हो पाया, तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने इस अवसर को फूट डालो राज करो की नीति को के पोषण का एक बहुत अच्छा अवसर माना। उन्होंने ये सोचा कि ये अवसर तो फूट डालो राज करो नीति को बहुत अच्छे से पोषित कर रही है और इसीलिए ये एक अच्छा अवसर है जिस समय हम फूट डालो राज करो नीति के अंतर्गत एक और पासा फेंके। और फिर उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट को ही कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड क्या था? तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी जाती है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य संप्रदायों के साथ साथ, जैसे मुस्लिम संप्रदाय है या सिख हैं या ईसाई हैं, भारतीय ईसाई हैं, इनके साथ साथ ही दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो उस समय जो है 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, 1919
19 में जिसका दायरा बढ़ाकर सिखों और ईसाइयों तक कर दिया गया था, यही अब दलितों को भी जो है दिया जा रहा था। दलित अर्थात 1935 में जो है जिनको अनुसूचित जाति के रूप में जो है वर्णित किया गया, इनको भी जो है अब पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पे रैमजे मैकडॉनल्ड, आगे चलकर जो है महात्मा गांधी रैमजे मैकडॉनल्ड को पत्र लिखते हैं, वो भारत सचिव को पत्र लिखते हैं, सॉरी पहले भारत सचिव को पत्र लिखते हैं जो कि सैमुअल होर हैं। साथ ही साथ जो है वो अपने वायसराय को जो है पत्र लिखते हैं कि देखिए ये जो सांप्रदायिक पंचाट है इसका मैं विरोध करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो इस सांप्रदायिक पंचाट को, इस कम्युनल अवार्ड को वापस लें। लेकिन जवाब यह आता है कि इस सांप्रदायिक पंचाट को, इस कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसे ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया है और इसीलिए यहां से किसी भी तरह से इसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, यदि इससे संबंधित दल, इससे संबंधित जो वर्ग है वो इसे वापस लेने का फैसला करती है, वो इससे पीछे हटने का फैसला करती है, तो कुछ बात बन सकती है। तो इस मुद्दे पर जो है अर्थात कम्युनल अवार्ड को वापस लेने पर जो है चर्चा हो सकती है। अब ये बात ये थी कि इस सांप्रदायिक पंचाट में सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा था? तो दलितों को हो रहा था। लाभ क्या हो रहा था? तो उनको पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो दी जा रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे अपनी जीत मान रहे थे और वो खुश थे कि दलितों को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जा रही है। महात्मा गांधी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी का ये विचार था कि देखिए दलित जो है वो पृथक से कोई संप्रदाय नहीं है बल्कि वो हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत ही एक भाग है और यदि इस तरह से दलितों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी तो हिंदू जो है वो विभाजित होंगे और इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि दलितों को पृथक से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है ये प्रदान की जाए। उनका मानना था, यहीं पर जो है उन्होंने हरिजन शब्द जो है वो हरिजन अर्थात हरि के जन, भगवान के जन, उन्होंने जो है दलितों को भगवान के जन या भगवान के लोग कहकर पुकारा और कहा कि इनके उत्थान के लिए हमें अलग अलग कार्य करने चाहिए, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें इन्हें सुविधाएं प्रदान की जाए, न कि जो है इस तरह से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देकर हिंदुओं से इनको अलग एक वर्ग बना दिया जाए। तो इनका उत्थान किया जाए, इनके विकास के प्रयास किए जाए, इन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए, इनके शिक्षा के लिए जो है अलग से प्रबंध किया जाए, इनकी नौकरियों के लिए अलग से प्रबंध किया जाए, ये सारी चीजें जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि साहब इनको जो है पृथक से एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देकर और अंग्रेजी सरकार के फूट डालो राज करो नीति को और ज्यादा आगे बढ़ाने को रोकने की कोशिश की जाए। ये बात जो है वहां पर उठकर आ रही थी। अब बात यह थी कि जब अंग्रेजों की तरफ से प्रत्युत्तर में यह कहा गया कि भाई इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित जो वर्ग है, जो पक्ष है, अगर वो इसे वापस लेने की बात कहता है तब इस मांग पर विचार किया जाएगा। अब इससे संबंधित वर्ग कौन है? तो दलित और दलितों के नेता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने इस पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विरुद्ध अनशन की घोषणा कर दी और वे अनशन पर बैठ गए। अब महात्मा गांधी जैसा बड़ा नेता जब अनशन पर बैठता है, और क्यों बैठ रहा है? तो इसलिए बैठ रहा है क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो प्रदान की गई है दलितों को, और प्रत्युत्तर में जो है ये जब अंग्रेजों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इससे संबंधित वर्ग ये फैसला वापस लेने को कहता है तो हम कुछ विचार करेंगे, तो सारी बात किस पर आकर टिक जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो है इस बात का दबाव था कि वो जो है इस फैसले को, इस डिसीजन को वापस लेने के लिए अंग्रेज सरकार से कहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे
कि वो इस बारे में बात करें, लेकिन उनके ऊपर दबाव इस बात का था कि एक इतना बड़ा नेता जो है वो अनशन पर बैठा हुआ है, यदि उसके स्वास्थ्य को कुछ होता है, यदि उन्हें कुछ हो जाता है, यदि इस आमरण अनशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बात ये होगी कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरह की वार्तालाप नहीं की, इसीलिए महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। और उस समय ये एक बहुत बड़ी बात होती। उस समय इस तरह की जिम्मेवारी लेना कि महात्मा गांधी की मौत के लिए जिम्मेवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो है इस बात का दबाव बढ़ गया था कि वे महात्मा गांधी से किसी तरह की कोई समझौता करें। तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता या यरवदा समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में बंद थे। जैसे ही द्वितीय संविधान विज्ञान आंदोलन शुरुआत के बाद जो है महात्मा गांधी करते हैं, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके और कहाँ भेज दिया जाता है, तो उनको जो है पूना के यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। और इसीलिए ये जो समझौता है, ये समझौता कहाँ हो रहा है, तो ये पूना के यरवदा जेल में हो रहा है। और इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन लोगों ने निभाई थी, तो इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम.आर. जयकर, घनश्याम दास बिरला, ये बहुत सारे नेता जो है इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें तेज बहादुर सप्रू का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो उभर कर सामने आता है। तो इन सारे लोगों ने जो है जिनमें मदन मोहन मालवीय हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, एम.आर. जयकर हैं, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला, ये सारे नेता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और 24 सितंबर 1932 को इन सारे नेताओं के सहयोग से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हो रहा है। इस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जा रहा है। इसी समझौते को हम यरवदा समझौते के नाम से जानते हैं। और इस समझौते में जब समझौता हुआ, तो चूंकि महात्मा गांधी जेल में बंद थे, तो महात्मा गांधी की ओर से उस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर इस समझौते पर स्वयं हस्ताक्षर किए। तो देखिए, यहां तक जो है कई सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न बनते हैं, मेंस में भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न ये बन सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले तो सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड जो है उसकी घोषणा किसने की थी, तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। कब की थी, तो 16 अगस्त 1932 को की थी। इस समझौते में क्या बात थी, तो इस समझौते में दलितों को जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो दिया जाना था। साथ ही साथ जो मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, इनका जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उसको यथावत रखे जाने की बात कही गई थी। इसका विरोध किसने किया, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, जबकि इसके समर्थन में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके समर्थन में थे। साथ ही साथ गांधी जी जो है वो 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर हैं, और फिर 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि इस पूना समझौता पर जो है वो गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं हस्ताक्षर किया था। और एक तथ्य यहाँ पर यह भी बनता है, देखिए अभी तक प्रश्न में जो है एमपीपीएससी में तो नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, जब यह समझौता हुआ तो इस समझौते की खुशी में सी राजगोपालाचारी जो है वो इस समझौते से बेहद खुश थे। और इस समझौते के होने के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने अपनी पेन, अपनी कलम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक्सचेंज कर ली थी, बदल ली थी। अर्थात उन्होंने अपनी पेन जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पेन जो है वो उन्होंने स्वयं ले ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐतिहासिक समझौता, वो मानकर चल रही थी, एक बहुत ऐतिहासिक समझौता है। और इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस पेन से हस्ताक्षर किए हैं, ये पेन अपने आप में जो है ऐतिहासिक पेन है, जिसे एक धरोहर के रूप में वो अपने पास रखना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अपनी कलम जो है वो एक्सचेंज कर ली थी। तो ये भी एक फैक्ट है जो हो सकता है कि जो है पूछा जाए कभी। अब यहाँ पर जो है एक तथ्य ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समझौते से खुश नहीं थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझौता तो कर लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है। उन्होंने अपने लोगों के पीठ पर छुरा घोंपा है, ऐसा जो है वो मानते थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने लिखा था एक पुस्तक जिसका नाम था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल्स। इसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने और गांधी जी ने अछूतों के लिए, अनटचेबल्स के लिए क्या किया, और जो कुछ भी गांधी जी अनटचेबल्स के लिए कर रहे थे या करना चाह रहे थे या करने की बात कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर उससे सहमत नहीं थे। बहुत सारी बातें जो है इस किताब में जो है उन्होंने लिखी हैं। और इस अवसर पर जो है महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर की पीड़ा को समझते हुए उनसे कहा था कि आप जन्म से अस्पृश्य हैं, आप जन्म से अस्पृश्य हैं, जबकि मैंने अस्पृश्यता स्वीकार की है। यह भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में जो है पूछ लिया जाए कि यह किसने कहा था कि आप जन्म से अस्पृश्य हैं और मैंने अस्पृश्यता स्वीकार की है। तो ये महात्मा गांधी ने उस समय जो है कहा था कि आप जन्म से अस्पृश्य हैं, जबकि मैंने अस्पृश्यता को स्वीकार किया है। खैर, आगे बात करें कि पुणे समझौते में जो है किन किन चीजों के बारे में क्या क्या बात की गई थी, क्या क्या इस समझौते के प्रावधान क्या क्या थे। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि दलितों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी उसको वापस ले लिया डॉक्टर अंबेडकर ने, और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की बात को स्वीकार किया। तो सबसे पहली बात यह कही गई कि भाई जो दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग थी, या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो उनको प्रदान किया गया था, उसको वापस लिया जाए और संयुक्त, उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है उसको अपनाया जाए। पहली बात ये हुई। और दूसरी बात ये हुई कि देखिए, अब इसमें जो है नुकसान ये हो रहा था कि जो भी सीटों का आरक्षण किया जा रहा था दलितों के लिए, उसमें दलितों को एक तरह से जो है वो नुकसान हो सकता था। कैसे नुकसान हो सकता है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो उसमें उसके लिए उन्होंने कहा कि डबल वोटिंग प्रणाली की जाए, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, हम पहले इसको समझेंगे, है ना, फिर हम समझेंगे कि इससे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में जो है उनको कैसे नुकसान हो रहा था, और फिर हम समझेंगे कि उस नुकसान की भरपाई के लिए डबल निर्वाचन प्रणाली जो है, दोहरा निर्वाचन प्रणाली कैसे दी गई थी। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है क्या होती है। देखिए, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता था, तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दो चीजें थी। सबसे पहली बात ये थी कि किसी क्षेत्र विशेष में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, कोई एक क्षेत्र है, उसमें कुछ मतदाता हैं, मान लें कि हम कुल मिलाकर 1000 मतदाता हैं, और उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कुल मिलाकर 3 उम्मीदवार हैं। तो अगर किसी वर्ग, किसी संप्रदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जा रही है, मान लें कि दलितों को ही अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाती उस समय, तो क्या होता कि 3 उम्मीदवार ये जो खड़े हो रहे हैं, ये 3 उम्मीदवार कहां से आ रहे थे, तो ये दलितों की ओर से, अर्थात 3 दलित, 3 अनुसूचित जाति के लोग ही जो है वो उस सीट पर चुनाव के लिए खड़े होंगे। और इस सीट पर जो कुल मिलाकर 1000 मतदाता हैं, अर्थात उस क्षेत्र में जो 1000 लोग रह रहे हैं वो 1000 मतदाता होते जो मत डालने के लिए एलिजिबल थे। अब इन मतदाताओं में से जो अनुसूचित जाति के मतदाता, अर्थात जो दलित होते, मान लें कि वहां पर जो है दलितों की संख्या कुल मिलाकर 500 ही है ना, तो 500 दलित जो है केवल यही वोट कास्ट कर सकते थे, और इन 3 उम्मीदवारों को केवल इन 500 लोगों के द्वारा ही वोट दिया जा सकता था। तो ये तो बात थी
ये क्या था, ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। बाकी के जो 500 मतदाता हैं ये वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। जो दूसरे वर्गों, दूसरे संप्रदायों के जो मतदाता हैं वो वोट नहीं कास्ट कर सकते थे। तो ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। अब बात यह थी कि यदि आरक्षण दे दिया जाता, केवल आरक्षण की बात अगर होती तो क्या होता। यदि आरक्षण दिया जाता तो आरक्षण वाली स्थिति में यह नहीं होता कि केवल और केवल 500 जो दलित मतदाता हैं केवल वही वोट कास्ट करेंगे। तो उससे क्या होता भाई, अगर ये हम मान लें कि 3 अनुसूचित जाति के लोग जो है खड़े हुए हैं और चूंकि उस सीट पर आरक्षण अनुसूचित जाति का है तो जीतेगा तो अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति, तो नुकसान क्या होता, आरक्षण भी दिया जा सकता था। तो आरक्षण और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इन दोनों के बीच अंतर को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षण के बीच जो अंतर था वो ये था कि हम मान लें कि यदि आरक्षण दिया जा रहा था तो भी मतदाता 1000 ही हैं और उम्मीदवार 3 हैं। अब 1000 में से 500 मतदाता जो है वो तो एससी वर्ग से हैं, लेकिन 500 जो है वो दूसरे कास्ट के भी हैं। अब हम ये मान लें कि अगर ये 3 उम्मीदवार जो हैं, इन 3 उम्मीदवारों से किसी एक उम्मीदवार को या 2 उम्मीदवारों को ये 500 लोग देखना ही चाहते थे, है ना, और उनको पसंद करते थे। लेकिन जो तीसरा उम्मीदवार है, इस तीसरे उम्मीदवार को एक डमी प्रत्याशी के रूप में ये जो बाकी बचे हुए 500 संप्रदाय को लोग हैं, इन लोगों ने इसको खड़ा कर दिया और ये चाहते हैं कि ये जो तीसरा जो प्रत्याशी है, जो संभवतः इन लोगों ने जो है डमी प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है और जो संभवतः इनका काम करने के लिए खड़ा हुआ है ना। और अगर आरक्षण की व्यवस्था होती तो क्या होता कि 500 पूरे के पूरे वोट तो इसको मिलते ही, साथ ही कुछ वोट इन एससी संप्रदाय के लोगों को भी मिल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बंदा भी तो एससी का ही है, वो भी जो अनुसूचित जाति का है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ नातेदार, रिश्तेदार, कुछ जो उसके परिवार के लोग कुछ तो होंगे जो इसको वोट देंगे, और बाकी का वोट जो है वो इन दोनों में बढ़ जाता। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों तो जीत ही नहीं पाते। जिसको ये 500 दलित चाहते थे कि ये जीते, वो तो ये जीत नहीं पाते। तो जीतता कौन, इन लोगों की मदद से ये व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति जो है वो जीत जाता। तो आरक्षण प्रणाली जो है उसमें और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में यह अंतर था, है ना। और इसीलिए आरक्षण के बजाय वो लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग जो है वो ज्यादा कर रहे थे, है ना। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कि किसी भी संप्रदाय को आरक्षण और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में जो है क्या अंतर होता। अब हम बात करें कि इस समझौते में, जो समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, इस समझौते में एक डबल वोटिंग प्रणाली की बात कही है। गांधी जी ने कहा कि भाई इस तरह से अगर दलितों को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए हम डबल वोटिंग सिस्टम करेंगे, है ना, दोहरा वोटिंग। अब ये दोहरा वोटिंग क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोहरा वोटिंग या डबल प्रणाली जो है, डबल वोटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता, जिससे जो आरक्षण व्यवस्था में जो नुकसान दलितों को हो रहा था वो नुकसान ना हो, है ना। इसको समझने के लिए हम ये मान लें कि किसी क्षेत्र में मतदाता हैं, कुल 1000 मतदाता हैं, जिसमें से मैंने कहा था कि 500 एससी मतदाता हैं और 500 दूसरे संप्रदायों के मतदाता हैं, दूसरी जातियों के, दूसरे धर्म के मतदाता हैं। अब हम बात करें उम्मीदवार की। आप समझें, यदि हम उम्मीदवारों की बात करते हैं, हम मान लें कि कुल मिलाकर
ए बी सी डी ई, ये 5 उम्मीदवार खड़े हैं और इन 5 उम्मीदवारों में ये 2 उम्मीदवार डी और ई, ये 2 उम्मीदवार जो है वो इन 500 जो अदर संप्रदाय के मतदाता था, इन्होंने डमी प्रत्याशी के रूप में इनको खड़ा कर दिया है। तो अगर आरक्षण व्यवस्था होती तो ये इन प्रत्याशियों की जीतने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो है दोहरा वोटिंग प्रणाली कर दी गई, डबल वोटिंग सिस्टम कर दिया गया। अब डबल वोटिंग सिस्टम में क्या होगा, तो डबल वोटिंग सिस्टम में ये होगा कि सबसे पहले जो ये 500 मतदाता हैं ना, जो एससी के हैं, जो ये चाहते हैं कि ए बी या सी तीनों में से कोई जीते, है ना, तो सबसे पहले जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में ये 500 मतदाता जो है वो इन पांचों के लिए वोट कास्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये 500 मतदाता अगर ये चाह रहे हैं कि ये ए बी सी तीनों में से कोई जीते, तो फिर ये लोग जो है इन तीनों को ही वोट कास्ट करेंगे, डी और ई को वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि नीचे से जो है सबसे कम वोट जो है किस किस को मिले हैं। तो सबसे कम वोट जिन जिन को मिले हैं उनमें से 2-3 जहां जिस क्षेत्र में जितने प्रत्याशी हैं उसके अनुपात के हिसाब से जो है वो हटा दिए जाएंगे। मान लो सबसे कम वोट जो है डी और ई को प्राप्त हुए, तो डी और ई को हटा दिया गया। अब ये डी और ई जो है वो मैदान से बाहर हो गए। यहाँ पर डी और ई ये दोनों जो है मैदान से अब बाहर हैं। अब यहाँ कौन कौन बचे हैं, तो यहाँ पर जो है ए बी और सी जो है ये 3 मैदान में है, जो कि एक्चुअल उम्मीदवार जो ये 500 मतदाता चाहते थे वही उम्मीदवार अब बचे हैं। अब इन ए बी सी इन 3 उम्मीदवारों के लिए अब दोबारा वोटिंग होगी और अब इस वोटिंग में ये पूरे के पूरे 1000 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन 500 लोगों ने जो दूसरे संप्रदाय दूसरे धर्मों के थे, उन लोगों के जो डमी प्रत्याशी डी और ई थे वो तो पहले ही बाहर हो गए। अब ये चूंकि पहले ही बाहर हो गए, तो ऐसी स्थिति में अब इन डमी उम्मीदवारों को ये तो वोट कर ही नहीं सकते। अब वोट अल्टीमेटली जो है इनको किसको करना पड़ेगा, ए बी सी इन तीनों में से किसी को करना पड़ेगा। इनके लिए तो ये पहले से ही थे, अब इनको भी जो है इन्हीं ए बी सी तीनों में से किसी प्रत्याशी को वोट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है यहां पर फिर डमी प्रत्याशी जो थे उन डमी प्रत्याशियों से बचाव के लिए यह किया गया कि भाई यहां पर जो है दोहरा वोटिंग प्रणाली जो है उसको प्रारंभ कर दिया जाए। तो फिर जो है दोहरा वोटिंग प्रणाली जो है वो यहां पर लाया गया और ये जो है एक बड़ा गेम चेंजर जो है उस समय साबित हुआ। खैर, तो इस तरह से समझौता जो हुआ था उस समझौते के अंतर्गत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग थी उसको जो है वो उसका परित्याग कर दिया था और विधानमंडल के अंतर्गत हिंदुओं के अंतर्गत ही जो है स्थानों की सुरक्षा उनको जो है प्रदान की गई थी। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को उन्होंने मान लिया था। अब इसमें और क्या किया गया, तो इसमें जो है चूंकि उनके लिए दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग को जो है अस्वीकार करने की बात की गई थी, तो भाई केंद्र और प्रांत दोनों ही जगहों पर उनके लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको बढ़ा दिया गया था। जैसे अगर हम देखें तो केंद्रीय विधानमंडल जो था, इस केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18 सीटें जो है वो आरक्षित करने की बात कही गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी समझौते के अंतर्गत दलितों के लिए 18 सीटें जो है वो आरक्षित करने के लिए की बात कही गई थी, जबकि जो प्रांत थे तो प्रांतीय विधानमंडलों में जो है पहले दलितों के लिए 71 सीटें केवल आरक्षित थी, उनको बढ़ाकर 148 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है उसमें, है ना। अर्थात दलितों को ज्यादा से ज्यादा जो है आरक्षण, दलितों को ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रदान करने के लिए पहली बात तो ये की गई कि भाई जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल होगा उस केंद्रीय विधानमंडल में आपके लिए कुल 18 सीटें आरक्षित होंगी और जो प्रांतीय विधानमंडल होंगे उनमें जो है जो पहले आपके लिए 71 सीटें थी उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो ये प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया। चुनाव के लिए जो है डबल वोटिंग प्रणाली की बात की गई, तो डबल वोटिंग क्या था इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया। इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह भी वादा किया गया था कि जो गैर मुस्लिम क्षेत्र हैं उन गैर मुस्लिम क्षेत्रों के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं उन सीटों में से कुछ सीटें जो है दलित वर्ग के लिए भी जो है कुछ सीटें जो है इसमें आरक्षित की जाएंगी। ये भी जो है
प्रावधान जो है वो इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इस बात का वादा भी जो है वो किया गया था। फिर दलित वर्ग के लोगों के लिए जो है अलग अलग जो सार्वजनिक नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां थी, उनमें भी जो है सीटों के आरक्षण का जो है की बात जो है उनको की गई थी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात जो है वो की गई थी, अर्थात आरक्षण की बात जो वहां पर की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लोगों के लिए संयुक्त निर्वाचन के प्रावधान को स्वीकार किया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दलित वर्ग के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ये वही बात हुई कि भाई कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो सरकारी सेवाएं हैं उनके लिए, जो प्रशासनिक पद हैं उनके लिए, उनमें दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की बात को जो है वो स्वीकार कर लिया गया। फिर किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने या किसी लोक सेवा के नियुक्त होने से सिर्फ इस आधार पर जो है, पहले क्या होता था कि दलितों को किसी स्थानीय निकाय में भाग लेने में या जो भी लोक प्रतिनिधित्व वाले जो है पद हुआ करते थे उनमें जो है भाग लेने से उनको वंचित कर दिया जाता था। तो इस समझौता के बाद ही जो है इस बात को स्वीकार किया गया कि नहीं, जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी, और जितने भी जो लोक महत्व के पद होंगे उनमें भी जो है इनको भाग लेने से, अर्थात इनके प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने से जो है वो मना नहीं किया जाएगा और इनको जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां प्रदान किया जाएगा। इस बात को भी जो है यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है पूना समझौता जो है संपन्न हुआ था। और इस पूना समझौता की जो है वो खास बात ये रही कि इस पूना समझौते में महत्वपूर्ण चीज यही थी कि भाई जो दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई थी उसको जो है इसमें वापस लिया गया। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हमारे संवैधानिक विकास के क्रम में जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। अगली क्लास में हम लोगों ने, जैसा आपने देखा, अभी हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1937 के आम चुनाव होते हैं, फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। क्रिप्स मिशन को भारत 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा जाता है, फिर लॉर्ड वेबल लाते हैं, फिर कैबिनेट मिशन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। इन बातों पर चर्चा करने के उपरांत फिर जो है हम संविधान के निर्माण की बात जो है वो करेंगे, है ना। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पर जो है वीडियो जो है वो डाल सकूं। और अभी आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से मैं लगातार जो है वो वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आ रही है तो आप जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि जो है दूसरे भी जो छात्र हैं, दूर दराज के क्षेत्रों के जो छात्र हैं, उनको भी जो है वो मेरे इस क्लास का, मेरे इन वीडियोस का जो है वो लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।